नमस्कार। आज जब हम भारत के बारे में बात करने बैठे हैं तो मेरे सामने ये जो नक्शे और आंकड़े हैं, मतलब उत्तर में बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में वो हिंद महासागर के गर्म तटों तक, ये सिर्फ एक देश नहीं लगता, ये तो एक पूरा उपमहाद्वीप है। और आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो ये सिर्फ जमीन की कहानी भी नहीं है, ये उस जमीन पर रहने वाले लोगों की कहानी है। मतलब दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। पहाड़ सिर्फ ये नहीं बताते कि जमीन कितनी ऊंची है, वो ये भी तय करते हैं कि हवा किधर बहेगी, बारिश कहाँ होगी और लोग रहेंगे कैसे। आज हम इन्हीं कनेक्शंस को तलाशेंगे। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए सबसे पहले इसके आकार पर ही बात करते हैं। मतलब कागज पर तो लिखा है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये इतना बड़ा है कि समझ में ही नहीं आता। हाँ, ये बस एक नंबर लगता है ना। इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप मान लीजिए कश्मीर में एकदम ऊपर इंदिरा कॉल से एक सीधी लकीर खींचे कन्याकुमारी तक, तो वो 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। 3200 किलोमीटर, बाप रे। और अगर गुजरात के गुहर मोती से अरुणाचल के किबिथु तक जाएं, तो वो भी लगभग 3000 किलोमीटर है। मजे की बात यह है कि भारत का नक्शा लंबाई और चौड़ाई में एक तरह से लगभग बराबर है। अच्छा। तो ये कोई लंबा सा पतला सा देश नहीं है। और इसकी सरहदों का क्या? ये जो जमीनी सरहद है 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, और समुद्री तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर। मुझे एक बात बड़ी हैरान करती है। हमारी सबसे लंबी सरहद बांग्लादेश के साथ है, 4000 किलोमीटर से ज्यादा। हाँ, और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ बस 106 किलोमीटर। ये अंतर ही तो भारत की भू राजनीति को इतना दिलचस्प बनाता है। पर जरा दुनिया के नक्शे पर भारत की लोकेशन देखिए। वो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो देश के लगभग बीच से गुजरती है, 8 राज्यों को काटती हुई। तो इसका क्या मतलब है? ये एक तरह की मौसम की लक्ष्मण रेखा है। इसके दक्षिण का हिस्सा वो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल कहलाता है, जहाँ मौसम ज्यादातर गर्म और नम रहता है, और इसके उत्तर का हिस्सा वो उपोष्णकटिबंधीय मतलब सब ट्रॉपिकल है, जहाँ हमें सर्दियां भी देखने को मिलती हैं। अच्छा, तो ये एक रेखा ही पूरे देश का, आप कह रहे हैं कि मिजाज तय कर देती है। कमाल है। चलिए अब जरा जमीन के सबसे ऊंचे हिस्से पर चलते हैं। भारत का ताज हिमालय। हाँ, हमारा हिमालय। और देखिए, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये भारत के लिए एक विशाल दीवार जैसी है। दीवार? हाँ, एक क्लाइमेट बैरियर। सोचिए, अगर हिमालय नहीं होता तो वो जो मध्य एशिया से बर्फीली हवाएं आती, वो सीधे उत्तर भारत में घुस आती। यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाता। और दूसरी तरफ यही पहाड़ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को जन्म देते हैं। करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है ये नदियां। ये तो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब ये पहाड़ सिर्फ हमारी सरहदों के पहरेदार नहीं हैं, बल्कि हमारे मौसम के भी पहरेदार हैं। बिल्कुल सही। पर हिमालय के अलावा भी तो पहाड़ है, जैसे अरावली। हाँ, अरावली। और दक्षिण में पश्चिमी घाट। बिल्कुल। अरावली तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। आज वो काफी घिस चुकी है, पर कहते हैं एक जमाने में ये भी हिमालय जितनी ऊंची रही होगी। और दक्षिण में पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, वो तो भारत के मानसून की किस्मत तय करता है। वो कैसे? जब अरब सागर से नमी वाली हवाएं आती हैं ना, तो वो इन पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं और फिर जबरदस्त बारिश करती हैं। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, वो भी यहीं है। और पहाड़ों के साथ ही पठारों का भी जिक्र आता है, खासकर वो दक्कन का पठार। कहते हैं कि वहां की काली मिट्टी ने भारत की आर्थिक कहानी लिखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये सिर्फ मिट्टी की बात नहीं है, ये पूरी आर्थिक कहानी की नींव है। मतलब लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावे से बनी ये जो काली मिट्टी है, ये कपास के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जमीनों में से एक है। अच्छा। इसी मिट्टी ने इस इलाके को सदियों तक भारत का कॉटन बेल्ट बनाए रखा। इसी ने पहले मुगलों के व्यापारिक रास्ते तय किए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ खींचा, और आज भी ये मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। अरे वाह, मतलब एक मिट्टी ने पूरा इतिहास ही बदल दिया। पहाड़ों से जब बर्फ पिघलती है तो नदियां बनती हैं। चलिए इन नदियों का सफर पे चलते हैं। बिल्कुल। उत्तर भारत में तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जिक्र है। ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना इसके नाम बहुत बदलते रहते हैं। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प नदी है। मतलब जब ये तिब्बत में होती है तो इसका नाम सांगपो है, फिर सांगपो। हाँ, सांगपो। फिर जैसे ये अरुणाचल में घुसती है तो लोग इसे दिहांग कहने लगते हैं,
और असम में जाकर ये ब्रह्मपुत्र बनती है। एक ही नदी कितने सारे नाम? और असम में यही ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। मैं एक बार माजुली गई हूँ। सुबह जब आप वहाँ उठते हैं तो चारों तरफ पानी ही पानी। यकीन नहीं होता कि आप एक नदी के बीच में है। ये तो सुनने में ही अद्भुत लग रहा है। अब अगर हम दक्षिण भारत की नदियों को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब की सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऐसा क्यों? मतलब क्या पूरा का पूरा पठार एक तरफ झुका हुआ है? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। दक्कन का पठार असल में पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की तरफ ढलान वाला है, जैसे कोई किताब थोड़ी सी झुका कर रख दी हो। इसीलिए ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अच्छा। लेकिन इसमें भी एक मजेदार मोड़ है। 2 बागी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। बागी मतलब ये पठार के ढलान के खिलाफ बहती हैं, उल्टी दिशा में, पूर्व से पश्चिम, और जाकर अरब सागर में गिरती हैं। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? ये तो ग्रेविटी के खिलाफ हुआ ना? लगता तो ऐसा ही है, पर इसका कारण है भ्रंश घाटियां, रिफ्ट वैलीज। सोचिए कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने दोनों तरफ की जमीन के मुकाबले नीचे धंस गया हो, जैसे केक का एक टुकड़ा बीच से बैठ जाए। नर्मदा और ताप्ती इसी धंसी हुई खाई में बहती हैं। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। नदियों के अलावा झीलों का भी जिक्र है, वुलर, चिल्का, सांभर। इन सब को याद रखना तो मुश्किल है। क्या इनमें से किसी की कोई खास कहानी है? बिल्कुल। लिस्ट पर मत जाइए, इनकी विविधता देखिए। एक तरफ कश्मीर में वुलर झील है, जो हिमालय के ग्लेशियरों से ताज़ा मीठा पानी पाती है। तो दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर उड़ीसा में चिल्का झील है। वो एक लैगून है, मतलब समुद्र का पानी जमीन के एक हिस्से में कैद हो गया है, तो उसका पानी खारा है। अच्छा। एक ही देश में एक मीठे पानी की झील, एक खारे पानी की, और दोनों का इकोसिस्टम, उन पर निर्भर लोगों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, अब मुख्य भूमि से थोड़ा दूर चलते हैं, द्वीपों की ओर। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, इनके बारे में क्या खास है? ये दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। अंडमान और निकोबार असल में समुद्र में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। यहाँ 572 द्वीप हैं, घने जंगल हैं। और हाँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, वो भी यहीं है। ओह, ज्वालामुखी भी है? हाँ, और दूसरी तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप है। वो सिर्फ 36 द्वीपों का समूह है, और ये द्वीप मूंगा चट्टानों, मतलब कोरल से बने हैं। ये ज्वालामुखी से नहीं, बल्कि लाखों छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बने हैं। है ना कमाल की बात? वाकई, एक ज्वालामुखी की देन और दूसरा नन्हे जीवों की। अच्छा, अब इन सब जमीनी बनावटों को जो चीज जीवन देती है, उस पर आते हैं मॉनसून। हमारे स्रोत तो कहते हैं कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का जुआ मॉनसून पर ही टिका है। इसे जुआ कहना बिल्कुल सही है। वो जो जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून आता है ना, वो भारत को 75% से ज्यादा बारिश देता है। हमारी खरीफ की फसलें, खासकर चावल, उसी पर निर्भर हैं। मतलब अगर मॉनसून देर से आए या कम आए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इसीलिए तो इसे भारत का असली वित्त मंत्री भी कहते हैं। और बारिश की बात करें तो मेघालय के मौसिनराम का जिक्र है, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह। ऐसा क्यों है कि सिर्फ वहीं इतनी बारिश होती है? ये भी भूगोल का ही एक खेल है। वहाँ की जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, उनका आकार एक कीप, मतलब फनल जैसा है। तो जब बंगाल की खाड़ी से मॉनसून के बादल आते हैं, वो इन पहाड़ियों के बीच फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो वो अपनी सारी नमी वहीं उड़ेल देते हैं। बिल्कुल, ये पहाड़ बादलों के लिए एक जाल की तरह काम करते हैं। और ये बारिश, ये नदियां और ये मिट्टी, इन सब का सीधा असर तो खेती पर पड़ता होगा। हरित क्रांति का भी जिक्र है, और MS स्वामीनाथन का भी। हरित क्रांति भारत के लिए एक गेम चेंजर थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी भूगोल से बंधी हुई थी। इसे सबसे ज्यादा सफलता पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ हिमालय से आई नदियों ने दुनिया की सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बिछाई थी, और सिंचाई के लिए नहरों का जाल भी था। MS स्वामीनाथन ने गेहूं की बेहतर किस्मों के साथ इसी भौगोलिक वरदान का इस्तेमाल किया और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन इसका कोई दूसरा पहलू भी है। हाँ है। इसी सफलता की वजह से इन इलाकों में जमीन के नीचे का पानी खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया है,
जो आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी भूगोल ने ही सफलता की नींव रखी और भूगोल ही अब नई चुनौती पेश कर रहा है। खेती के अलावा जमीन के नीचे भी तो खजाना है। छोटा नागपुर के पठार को तो भारत का रूर कहते हैं। बिल्कुल, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, ये सब इस पठारी इलाके में भरा पड़ा है। इसीलिए भारत के ज्यादातर स्टील प्लांट और भारी उद्योग आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे। और इन सब को चलाने के लिए चाहिए बिजली, जिसके लिए हमने अपनी नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए हैं। जैसे टिहरी बांध और हीराकुंड। हाँ, टिहरी जो दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, और ओडिशा का हीराकुंड जो लंबाई में दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से है। तो अब हमने पहाड़, नदियां, मैदान, संसाधन सब देख लिया, पर इस मंच पर रहने वाले लोगों का क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ लोग थे, और इसमें एक बड़ी आबादी जनजातीय समुदायों की है। भील, गोंड, संथाल। यहाँ सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि इन समुदायों की पूरी जिंदगी, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, वो सीधे तौर पर उनके भूगोल से जुड़े हैं। जैसे पूर्वोत्तर की गारो और खासी जनजातियों का जीवन पहाड़ों और जंगलों के इर्द गिर्द बुना है, वही मध्य भारत के गौंड समुदाय की कला और कहानियों में वहाँ के जंगल और जानवर झलकते हैं। उनका भूगोल ही उनकी पहचान है। आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो एक तस्वीर साफ होती है। भारत का भूगोल सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं है, ये एक जीता जागता सिस्टम है। हिमालय से निकली नदियां मैदानों में उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, जिस पर हमारी खेती टिकी है। दक्कन के पठार की मिट्टी हमारे उद्योग को आधार देती है, और मानसून, वो तो पूरे देश के जीवन की लय तय करता है। ये सब कुछ आपस में इतनी गहराई से जुड़ा है कि एक को दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। और ये जानकारी तो सच में सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। हर एक भौगोलिक विशेषता, चाहे वो एक पहाड़ हो, एक नदी हो, उसके पीछे इतिहास, संस्कृति और विज्ञान की हजार। हमारे दस्तावेजों में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 का जिक्र है। ये उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। जरा सोचिए, ये एक अकेला हाईवे आपको बर्फीले पहाड़ों से लेकर हरे भरे मैदानों, सूखे पठारों और फिर नारियल के पेड़ों से घिरे समुद्री तटों तक ले जाता है। क्या ये सड़क खुद में भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक यात्रा का एक जीता जागता नक्शा नहीं है?